प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने मिट्टियाँ एवं उनका वर्गीकरण पढ़ा था। मिट्टियों का सामान्य अर्थ और प्रकार हमने कल देख लिए थे। इस वर्गीकरण में कुछ एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो भारत की मिट्टियाँ हैं, जो हमने कल वर्गीकरण देखा था, आप उसको भारत के मैदानी भागों की मिट्टियाँ और प्रायद्वीपीय भागों की मिट्टियों के अंतर्गत भी डिवाइड कर सकते हैं। जो मैदानी भाग की मिट्टियाँ हैं वो किस तरह की हैं? जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, जिसको हम बांगर और खादर में भी बांट सकते हैं। डेल्टाई काप प्रकार की मिट्टी भी विशाल मैदानी भाग की मिट्टियाँ। अर्थात हम जो भी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं या जो प्रकार हमने देखे हैं, उनको भारत के भौगोलिक आधार पर 4 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। और ये चारों जितने भी प्रकार हैं वो तो हम पढ़ चुके हैं, केवल एक वर्गीकरण का तरीका मैं आपको और समझा रहा हूँ। जैसे मैदानी भागों में किस तरह की मिट्टियाँ हैं? पुरातन काप, जो प्राचीन काप मिट्टी उसे हम बांगर कहते हैं, और नवीन काप मिट्टी को खादर कहते हैं। और डेल्टाई भागों की काप मिट्टियाँ। प्राचीन पठारी भाग जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है, वहाँ काली, लाल, लेटेराइट और काप प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हिमालय प्रदेश के अंतर्गत जो उच्च पर्वतीय भाग है, वहाँ पर आग्नेय, पथरीली, चाय, चूनायुक्त, डोलोमाइट से बनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और अन्य प्रकार की मिट्टियों में पीट, मरुस्थलीय, लवणीय, वन मिट्टी, पीट मिट्टी आदि दिखाई देती है। तो ये एक छोटा सा प्रकार मैं आपको और इसमें बताना चाह रहा था। अब अगला हमारा टॉपिक है मिट्टियों से संबंधित समस्या। मिट्टियों से संबंधित समस्याएं पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि भारत की जो भी मिट्टियाँ हैं, उन मिट्टियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, अर्थात भारतीय मिट्टियाँ किस प्रकार की विशेषताएं रखती हैं। तो इन विशेषताओं के अंतर्गत हम बताएंगे भारत में जलोढ़ मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं, और जो नाइट्रोजन, जीवांश, खनिज लवणों आदि से कमी वाली मिट्टियाँ भी हैं। पठारी, पहाड़ी क्षेत्रों में परत पतली और मैदानों में इनकी गहरी होती है। शुष्क जलवायु दशाओं के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। उर्वरकता की समस्या है, अप्रदन की समस्या है। इन समस्याओं में हम देखना चाहेंगे कि भारत की मिट्टियों के अंतर्गत प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। ये एक पॉइंट है हमारा, जिसमें हम ये बताएंगे कि मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और कृषि हेतु इसका अत्यधिक महत्व है। उपजाऊ शक्ति बनाए रखने और निरंतर उत्पादन हेतु यह जरूरी है कि मिट्टी की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान उपयुक्त तरीके से किया जाए। अब कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में हम पहले बात करते हैं और फिर प्रमुख समस्याओं का वर्णन करेंगे। भूमि अप्रदन या सोइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, क्षारीय या लवणीयता की समस्या, बंजर भूमि की समस्या, रेगिस्तान के प्रसार की समस्या, मानव द्वारा शोषण की समस्या, नगरों, उद्योग धंधों एवं यातायात के साधनों के विकास के कारण कृषि भूमि का परिवर्तन अर्थात अपहरण की समस्या, और उत्पादकता में कमी की समस्या। तो जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वो है मिट्टी का अप्रदन, मिट्टी का कटाव से संबंधित समस्या। और ये जो मिट्टी अप्रदन की समस्या है, इसे भारतीय कृषि की पहली श्रेणी का शत्रु माना गया है। भारत में मिट्टियों की उर्वरा शक्ति निरंतर गिरती जा रही है। जल के तेज बहाव से कई भागों की मिट्टियाँ बहकर सागर में मिल रही हैं। मिट्टी का यह कटाव क्रीपिंग डेथ अर्थात रेंगती हुई मृत्यु कहलाता है। इससे भूमि की पैदावार में कमी होती है, उपजाऊ रासायनिक तत्व समाप्त हो जाते हैं, और एक बार यदि यह ऊपरी सतह नष्ट हो जाए तो उसकी उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाती है, फिर उसमें वनस्पति उत्पन्न नहीं हो पाती है। अब मिट्टी अपरदन किस वजह से होता है?
उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं मिट्टी से जो संबंधित है, जैसे डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन मतलब मृदा अवकर्षण, अर्थात मिट्टियों में जो उर्वरकता होती है उसका नाश ही डिग्रेडेशन कहलाता है। मृदा का पोषण स्तर इसमें गिर जाता है, इसकी गहराई या मोटाई कम हो जाती है, इसकी जो दर है अवकर्षण की वो धरातली संरचना, पवनों की गति और वर्षा की मात्रा के अनुसार एक से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। अप्रदन का अर्थ मैंने बताया आपको, जब ऊपरी संस्तरों का विनाश होता है, और यह विनाश प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों से हो सकता है। इस वजह से मिट्टियों की जो ऊपरी परत है वो नष्ट हो जाती है, इसी को हम मृदा अप्रदन कहते हैं। प्राकृतिक रूप से होने वाले अप्रदन और निर्माण प्रक्रिया में एक प्रकार का संतुलन पाया जाता है, और मानवीय हस्तक्षेप द्वारा जब इस संतुलन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो मिट्टी अप्रदन की दर में वृद्धि होने लगती है। ये बात आपकी समझ में आई? बहुत इम्पोर्टेंट बात है, समझने लायक है। यदि प्राकृतिक रूप से मिट्टी का अप्रदन होता है और उसकी निर्माण प्रक्रिया में संतुलन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस संतुलन को मानवीय क्रियाओं द्वारा असंतुलित किया जाता है तो अप्रदन की समस्या बढ़ती है और जो कृषि हेतु नुकसानदायक हो सकती है। अप्रदन के लिए उत्तरदायी कारकों में जल या बहता जल, पवनें, कृषि की अवैज्ञानिक पद्धतियाँ, मानव बस्तियों का निर्माण, खनन आदि मानवीय गतिविधियाँ शामिल हैं। क्या क्या कारण हैं मृदा अप्रदन के, किस वजह से अप्रदन की समस्या होती है? तो इसको आप कुछ पॉइंट्स में बता सकते हैं। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं, निर्वनीकरण अर्थात वनों का विनाश होना, वृक्षों का कट जाना, अत्यधिक पशुचारण, जलीय अप्रदन, वायु अप्रदन, हिमानी अप्रदन, झूम कृषि, भूस्खलन अप्रदन, ये कुछ कारक इसमें बताए हैं। तेज मूसलाधार वर्षा से मिट्टी बह जाती है। वनों की कटाई अर्थात निर्वनीकरण से क्या हो जाता है, वन पानी का बहाव और वायु की गति दोनों को नियंत्रित करते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती है, किंतु अविवेकपूर्ण तरीके से जब वृक्षों की कटाई हो जाती है तो अप्रदन की समस्या बढ़ती है। पशुचारण से भी मिट्टियों को संगठन को नुकसान पहुंचता है और अप्रदन बढ़ता है। जलीय अप्रदन मिट्टी के घुलनशील पदार्थों को बहाकर ले जाता है और जल गति क्रिया द्वारा भी इनका नुकसान होता है। वर्षा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायु द्वारा तीव्र पवनें जब चलती हैं तो सूक्ष्म कणों को हवा के साथ उड़ाकर ले जाया जाता है, जिसे हम अपवहन कहते हैं। झूम कृषि जिसमें क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करने हेतु वृक्षों, वनों, वनस्पतियों का कटाव किया जाता है और इसकी वजह से मिट्टी के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भूस्खलन पहाड़ी सतह पर्वतीय ढाल के नीचे धंसने से होता है। ढालों पर कटाई और इस तरह की गतिविधियों के कारण भूस्खलन और उसकी वजह से मिट्टी के अप्रदन की समस्या आती है। तो आप शॉर्ट में ये बता सकते हैं कि तेज मूसलाधार वर्षा, वनों का विनाश, अनियंत्रित पशुचारण, झूमिंग कृषि और अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना मिट्टी अप्रदन को बढ़ाने हेतु पर्याप्त है और ये सभी कारण मिट्टी अप्रदन के हैं। मिट्टी जब अप्रदित हो जाती है तो उससे क्या नुकसान होता है, हम क्यों चाहते हैं कि मिट्टी का अप्रदन रुके? तो मिट्टी की अप्रदन की वजह से ही बाढ़ का प्रकोप बढ़ जाता है, जल स्तर में गिरावट आ जाती है। बाढ़ और सूखे की स्थितियां मिट्टी अप्रदन के कारण ही होती हैं। इसी अप्रदन से नदियों की जो तली है उसमें रेत जमना शुरू हो जाती है और नदियों की धाराएं परिवर्तित होकर बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न करती हैं।
कृषि उत्पादन इस अपरदन से प्रभावित होता है और कृषि योग्य भूमि में कमी आ जाती है। वनों में आग लगना, भूमि को बंजर या खाली छोड़ना, त्रुटिपूर्ण फसल चक्र अपनाना, सिंचाई की त्रुटिपूर्ण विधियां अपनाने से भी मिट्टियों का अपरदन होता है। तो ये मिट्टी अपरदन के मुख्य कारण हैं। कैसे बचा जाए, मिट्टी अपरदन की समस्या को कैसे दूर किया जाए? तो जिस वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है उस वजह को ही दूर कर दूं। जैसे वनों के विनाश से अपरदन होता है तो हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। अनियंत्रित पशुचारण से मिट्टियों का विनाश हो रहा है तो हम पशुचारण पर नियंत्रण करें। वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा दें। फसलों के हेर फेर की प्रक्रिया को अपनाएं। पड़ती भूमि नहीं छोड़ें। खेतों में मेड़बंदी की जाए। जल के बहाव को रोका जाए। छोटे छोटे तालाब और बांध बनाए जाएं और उर्वरा शक्ति बनाए रखने हेतु प्रयास किए जाएं। तो ऐसे उपाय अपनाकर हम अपरदन की समस्या से बच सकते हैं। अब ये जो अपरदन है ये कितने प्रकार का है, कौन कौन से प्रकार के अपरदन होते हैं? तो कुछ अपरदन हम पढ़ रहे हैं, जैसे बूंद अपरदन, स्प्लेश, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका और धारा चैनल अपरदन। प्राकृतिक शक्तियाँ जब किसी क्षेत्र में या किसी धरातलीय क्षेत्र में मिट्टी के ऊपरी आवरण को समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है, तो इससे मिट्टी का नुकसान होता है, कटाव होता है। और मुख्य रूप से ये कटाव दो तरह का होता है, एक परत अपरदन और दूसरा अवनालिका अपरदन। ये दो मुख्य प्रकार है। इसके अलावा जो हैं वो तो है ही है, लेकिन सबसे दो इम्पोर्टेंट है, परत या शीट इरोजन और अवनालिका या गली इरोजन। जब मिट्टी की ऊपरी परत वायु या जल द्वारा उड़ाकर या बहाकर ले जाई जाती है तो इसे हम परत अपरदन कहते हैं। इससे मृदा के पोषक तत्वों में धीरे धीरे विनाश होने लगता है। जब अपरदन की शुरुआत होती है तो वह बूंद अपरदन से होती है, जो अपरदन का प्रथम चरण है। इसमें क्या होता है, सूखी मिट्टी पर बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो मृदा के कण वियोजित हो जाते हैं और ऊपरी परत विघटित हो जाती है, कमजोर पड़ करके ढीली पड़ जाती है। इसके बाद शुरुआत परत अपरदन की होती है, जिसमें परत शीट पूरी की पूरी परत ऊपर से कटकर अलग हो जाती है। समतल भूमियों पर मूसलाधार बारिश से परत अपरदन होता है। ये एक सूक्ष्म प्रक्रिया है किंतु हानिकारक होती है, क्योंकि धीरे धीरे ये मिट्टी की गुणवत्ता को समाप्त कर देती है। एक प्रकार है रील अपरदन। इसमें क्या होता है, तेज गति से जब बहता हुआ जल छोटी और कम गहरी नालियाँ बनाकर बहता है तो मिट्टी का कटाव होने लगता है। आमतौर पर कृषि भूमि और अतिचारित भूमियों पर जहाँ पशुचारण अधिक होता है वहाँ पर इस प्रकार का अपरदन दिखाई देता है। जब इसी रील अपरदन से बनी नालियाँ बड़ी हो जाती हैं, इनका आकार बहुत विस्तृत हो जाता है, तो कृषि भूमियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती हैं। तो इस प्रकार के अपरदन को गली या अवनालिका अपरदन कहते हैं और इससे कृषि हेतु उस क्षेत्र को अनुपयुक्त बना दिया जाता है। ऐसी भूमि जहाँ ऐसी नालियाँ अधिक होती हैं उसे बेडलैंड, उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। और भारत में चंबल का जो बीहड़ क्षेत्र है वो इसी प्रकार का अवनालिका अपरदन का उदाहरण है। धारा चैनल अपरदन में जब जल एक मोटी धारा के रूप में बहने लगता है और चैनल को तब तक अपरदित करता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है। किन किन क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन से प्रभाव पड़ता है? जो भारत के मुख्य प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें पंजाब में शिवालिक का दक्षिणी ढाल, चंबल और उसकी सहायक नदियों का मध्यवर्ती क्षेत्र, छोटा नागपुर प्रदेश, राजमहल, गुजरात में खंबात और उत्तर पूर्व में स्थित क्षेत्र, ये महत्वपूर्ण प्रभावित क्षेत्र हैं।
अब ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिससे मृदा का संरक्षण किया जा सके। कुछ देर पहले भी मैंने बताया था मिट्टियों के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जाने चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं मृदा संरक्षण अर्थात मृदा को या मिट्टी को विनाश से बचाना, जिसके अंतर्गत न केवल मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास होता है बल्कि उसमें सुधार की भी कोशिश की जाती है। देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। अब मृदा संरक्षण हेतु जो भी उपाय अपनाए गए हैं उनको कुछ भागों में विभाजित किया गया है। जैसे आप देखें, इधर एक छोटा सा चार्ट बनाने के समझाने का प्रयास है। सबसे पहले संरक्षण हेतु हमें समस्या की पहचान करनी है। समस्या हमारे सामने आ गई तो हम उसको बचाने का प्रयास करेंगे। जब समस्या सामने आ जाती है तो समाधान शुरू करते हैं, और समाधान हेतु जो उपाय हैं वे कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। यांत्रिक, जैविक और सामाजिक उपाय। यांत्रिक उपाय में मेड़बंदी, समोच्च रेखीय कृषि और पत्थर के मेड़ या चट्टान बांध बनाना। जैविक उपायों में फसल चक्र अपनाना, पट्टीदार खेती, पलवार या मोल्चिंग, वर्मी कंपोस्ट, हरी और जैविक खाद का प्रयोग, कृषि वानिकी और वृक्षारोपण। सामाजिक उपायों में अति चराई पर नियंत्रण, कुल्हड़बंदी, झूम खेती पर रोक और लोक सहभागिता। सामान्य पॉइंट्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो दिनचर्या में हम बोल सकते हैं, नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं कि वृक्षारोपण किया जाए, पशुओं की चराई पर नियंत्रण किया जाए, सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं और समोच्च रेखीय जुताई की जाए, कृषि योग्य भूमि को परती नहीं छोड़ा जाए, फसलों में उचित फेरबदल की प्रक्रियाएं अपनाई जाए, रेगिस्तान के प्रसार को रोकने हेतु वनों की लंबी कतारें लगाई जाएं, उचित खाद और उर्वरकों का प्रयोग से उपजाऊपन को बनाए रखा जाए और स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि क्षेत्रों में स्थायी कृषि के प्रयास किए जाएं। तो ये उपाय हैं जो हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, यांत्रिक, जैविक और सामाजिक। मेड़बंदी क्या होती है? बड़े बड़े जोत के खेतों में मेड़ बनाकर जल के प्रवाह को कम किया जाता है। मिट्टी समतलीकरण से जल बहाव और वायु के तेज गति का प्रभाव कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई पहाड़ों के ऊंचे ढालों पर की जाती है जिससे बहने वाले जल को रोका जाता है। पत्थर के मेड़ या चट्टान बांध के अंतर्गत पानी को तेजी से बहने से रोकने हेतु चट्टानों द्वारा अवरोधक बना दिए जाते हैं और नालियों की रक्षा होती है। मृदा का क्षय भी नहीं होता है। बेसिन लिस्टिंग के अंतर्गत ढालों पर एक नियमित अंतराल के बाद छोटे गर्त बना दिए जाते हैं जो जल प्रवाह को नियंत्रित रखने और जल को सुरक्षित रखने के लिए सहायक होते हैं। जैविक उपायों में हमने देखा फसल चक्र अपनाना जिससे मृदा की उर्वरकता बढ़ती है। अपरदन को कम करने वाली फसलों का अन्य फसलों के साथ चक्रीकरण कर अपरदन को रोका जा सकता है। पट्टीदार खेती, इसमें बड़े जोत के खेतों में पट्टियां बनाकर जल प्रवाह को रोका जाता है। पलवार, इसमें फसल अवशेष की 10-15 सेंटीमीटर पतली परत बिछाकर अपरदन और वाष्पीकरण को रोका जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट पुराने समय से ही किसानों का सबसे लाभकारी प्रयोग यही है। इसमें केंचुए पर आधारित है जो किसानों का मित्र कहलाता है। ये क्या करता है? मिट्टी में मौजूद घास फूस और खरपतवार को खाकर खाद बना देता है और मिट्टी को मुलायम और उपजाऊ बनाता है। हरी और जैविक खाद, इसके अधिक प्रयोग से उड़द, सेजी, सनई, ढेंचा, मूंग, लोबिया आदि को बोया जाता है और बड़ी खड़ी फसल के बीच खेत की जुताई की जाती है। विभिन्न प्रकार के जैविक तत्वों का समावेश हो जाता है और फसलों की उत्पादकता बढ़ती है।
कृषि वानिकी में खेत के चारों ओर मेड़ों पर 2 या 3 पंक्तियों में निश्चित दूरी में फसलों के साथ वृक्ष बो दिए जाते हैं जो अपरदन को रोकते हैं। जड़ें मिट्टी या मृदा पदार्थों को बांधे रखती हैं जो संरक्षण में सहायक हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक मार्ग, नहरों, पटरियों के दोनों ओर तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों के वृक्षों को रेखीय पट्टियों के रूप में रोपकर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है। सामाजिक के अंतर्गत अतिक चराई से पहाड़ी ढालों की मिट्टी कमज़ोर पड़ जाती है और बहाव इस मिट्टी को आसानी से ले जाता है। इसे रोकने हेतु नियोजित चराई से वनस्पति के आवरण को बचाना आवश्यक है। सामाजिक परिवेश में वृक्षों का कटाव और अत्यधिक दोहन भी अपरदन का मुख्य कारक है। कटाव और दोहन को कम करके संरक्षण किया जा सकता है। झूम कृषि, जिसमें जंगलों को, वनों को जलाकर खेती की जाती है, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है, अतः इस पर पूर्ण रोक लगानी आवश्यक है। लोगों की जन भागीदारिता और सहभागिता के माध्यम से वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाकर के भी ये प्रयास किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम मिट्टियों से संबंधित प्रमुख समस्याओं और जिसमें सबसे बड़ी समस्या मिट्टी अपरदन की समस्या का हमने अभी जानने का प्रयास किया। इस अपरदन के अंतर्गत हमने ये देखा कि मिट्टी अपरदन किस वजह से होता है। पहले तो हम ये समझेंगे मिट्टी कटाव या अपरदन किसे कहते हैं। दूसरी बात, यह किस वजह से होता है। तीसरी बात, मिट्टी अपरदन से क्या नुकसान है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मिट्टियों का संरक्षण किया जाए, कैसे इसका उपाय किया जाए कि हम अपरदन को नियंत्रित करके मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखें। छात्रों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम वनस्पति वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।